हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। हम बीपीएससी टीआरई 3 का प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसमें हम इतिहास को पढ़ रहे थे। इतिहास में हमने जो पहला लेक्चर लिया था वो 1885 में जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था, उसका कौन सा अधिवेशन कहाँ हुआ, उसके बारे में जितना सारा इंपॉर्टेंट था हम उसको टॉपिक वाइज पूरा अच्छे से पढ़े थे। जितने भी अधिवेशन थे, अधिवेशन से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था उसको पढ़ें। फिर हम 1885 से लेकर 1947, जिसको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक पहला को कहा जाता है उदारवादी चरण, दूसरे को कहा जाता है उग्रवादी चरण, तीसरे को कहा जाता है गांधीवादी युग। ठीक है, तो जो हमारा उदारवादी चरण था 1885 से लेकर 1905 तक था। फिर हमने एक लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से पढ़ा। फिर हम दूसरा चरण देखे, उदारवादी चरण 1905 से लेकर 1915 तक। ये भी लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है। आज ये हमारा थर्ड लेक्चर है इस टॉपिक पे, जो हमारा 1915 से लेकर ये 1947 तक गांधीवादी युग चलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। गांधीवादी चरण हमारा स्टार्ट होता है गांधीवादी युग। इसको देखते हैं गांधी युग क्या है। तो ये कब से था? 1915 में जब गांधी जी भारत आए थे तब से लेकर ये 1947 तक हमको इसमें पढ़ना है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात में हुआ था। कहाँ पे? पोरबंदर नामक स्थान पर। इनका वास्तविक नाम मोहनदास था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी तथा माता का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, हमको इतना याद हो गया। आगे हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे हैं। 13 वर्ष की आयु में इनका विवाह कस्तूरबा के साथ हुआ था। ये है कस्तूरबा गांधी, ये है इनके माता पिता। ठीक है, देख लीजिए। 1888 में कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। 1891 में इन्होंने बैरिस्टर की डिग्री प्राप्त हुई और इस वर्ष ये भारत आ गए। इसके बाद इन्होंने राजकोट में वकालत प्रारंभ किया। 1893 में ये गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो यहाँ से देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि 1853 में ये किसके लिए गए थे? तो एक गुजराती व्यापारी था दादा अब्दुल्ला, इनके मुकदमे की पैरवी के लिए ये दक्षिण अफ्रीका गए थे। कब गए थे? 1893 में गए थे, याद रखे रहिएगा। आगे हम देखते हैं। जब ये डरबन से प्रिटोरिया रेलवे कोच के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में यात्रा कर रहे थे तो पीटर मेरी जो है वहाँ पे नामक स्टेशन पर एक अंग्रेज़ ने उन्हें ज़बरदस्ती प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतार दिया। इस घटना ने इन्हें नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर दिया। इन्हें वहाँ से डरबन से जो प्रिटोरिया के बीच रेलवे कोच चल रहा था उस वहाँ से क्यों लोग अंग्रेज़ों ने निकाल दिया? क्योंकि ये कहा कि वो लोग गोरे लोग हैं और ये काले लोग हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको डिब्बे से जब उतार दिया, प्रथम श्रेणी के डिब्बे से, तो इस घटना से क्या हुआ? गांधी जी को ये फील हुआ कि नस्ल और रंग पक्षपात के बारे में सोचने के लिए प्रेरित हो गए हैं। ठीक है, इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी। तो ये याद रखे रहिएगा। कब किया था इन्होंने? 1894 में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना। ये कहाँ किए थे? दक्षिण अफ्रीका में। 1903 में गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से इंडियन ओपिनियन नामक पत्र निकाला। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखे रहिएगा। कब निकाले थे? 1903 में। कहाँ से निकाले थे? इसको याद रखे रहिएगा। दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक पत्र। 1904 में डरबन से 84 मील दूर फिनिक्स में आश्रम की स्थापना इन्होंने किया था 1904 में। 1906 में गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह दर्शन का विकास किया। परवाना कानून के विरुद्ध इन्होंने सत्याग्रह आंदोलन किया था। कब किया था? 1906 में, याद रखी रहिएगा। 1908 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में ही पहली बार जेल गए थे। तो एग्जाम में ऐसे पूछ सकता है कि गांधी जी पहली बार जेल कब गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में गए थे। कब? 1908 में। 1909 में इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका आते समय जल जहाज में इन्होंने हिंद स्वराज नामक पुस्तक गुजराती भाषा में लिखा। तो यहाँ से एग्जाम में पूछ सकता है कि हिंद स्वराज जो पुस्तक है इसको लिखने वाले कौन है? तो महात्मा गांधी जी हैं। ये किस भाषा में लिखे थे? तो गुजराती भाषा में। ये याद रखी रहेगा, इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इस दिन को भारत में प्रतिवर्ष प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये कब आए थे भारत? 9 जनवरी 1915 को। तब से क्या होता है कि ये क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इसी दिन को 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। आगे हम देखते हैं। भारत वापस आने के क्रम में इन्होंने भारत की पृष्ठभूमि और राजनीतिक स्थिति को समझने का प्रयास किया और इस क्रम में वे गोपाल कृष्ण गोखले जी से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। तो याद रखिए रहेगा, इनके गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिए रहेगा। गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो सबसे पहले उन्होंने गुजरात के अहमदाबाद में कोचरब आश्रम स्थापित किया। तो कौन सा आश्रम स्थापित किए थे? ये
अहमदाबाद में किए थे। कौन सा? कोचरब आश्रम। याद रखी रहिएगा। हालांकि 2 साल बाद आश्रम प्लेग के चपेट में आ गया और गांधी जी को अपने आश्रम को इस बार साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित करना पड़ा। तो याद रखी रहिएगा, सबसे पहले इन्होंने अपना आश्रम कब खोला था? गुजरात के अहमदाबाद में, कोचरब आश्रम। ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम, जब दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस लौटे तब उस समय दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। ठीक है। उस समय गांधी जी ने अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को बढ़ावा दिया था। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को विश्व युद्ध में सहायता करने की नीति को इन्होंने बढ़ावा दिया ताकि अंग्रेज भी भारतीयों की स्थिति और मांगों के ऊपर नरम व्यवहार करें। इस क्रम में गांधी जी ने भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेजों की मदद के लिए अंग्रेजी सेना में भर्ती होने का प्रोत्साहन दिया था। क्या किए गांधी जी जो थे, ये भारतीयों को प्रोत्साहित किए कि आप लोग अंग्रेजी सेना में शामिल हो जाओ। ठीक है। उसमें भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया। इसको देखते हुए भारतीयों ने उस समय गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से संबोधित किया। तो याद रखे रहिए, इनको क्या कहा जाता था? भर्ती करने वाला सार्जेंट के नाम से इनको संबोधित किया गया। अंग्रेजों ने गांधी जी को इसके बदले में 1915 में केसरे-ए-हिंद की उपाधि दी। केसरे-ए-हिंद की उपाधि इनको क्यों मिला था? क्योंकि ये क्या किए थे? भारतीयों को अंग्रेजी सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किए थे। इनको भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया था और इनको केसरे-ए-हिंद की उपाधि मिली थी। यहाँ से हम लोग ये पढ़ चुके। आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी के द्वारा किए गए भारत में आंदोलन। कौन कौन से आंदोलन गांधी जी भारत में किए? यहाँ से देखिए TRE 1, TRE 2, TRE 3 सब में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन 1917। 1917 में यहाँ से देखिए चंपारण जो बिहार में है। ठीक है। एक स्थानीय नेता जिनका नाम राजकुमार शुक्ल था, वे गांधी जी से मिले और चंपारण बिहार की स्थिति के बारे में उन्होंने बताया। वहाँ की 3 कठिया प्रणाली के बारे में गांधी जी को जानकारी दी और गांधी जी से चंपारण चलने को कहा। ये देखिए, ये एक चीज़ याद रखी रहेगा, ये लोग कहाँ मिले थे? तो ये जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, वहाँ पे ये लोग आपस में मिले थे। कौन मिला था? राजकुमार शुक्ल मिले थे। किससे मिले थे? महात्मा गांधी जी से मिले थे। ठीक है। और वहाँ पे महात्मा गांधी जी से इन्होंने उसके 3 कठिया प्रणाली के बारे में पूरा बताया और यहाँ बिहार आने के लिए आमंत्रण दिया। ठीक है। तो याद रखे रहिएगा कहाँ पे? 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था। फिर देखते हैं 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अंग्रेज बागान मालिकों ने किसान से यह करार लिया था कि वे अपनी भूमि के 3/20 हिस्से पर नील की खेती अवश्य करेंगे। इसी को 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। इस चंपारण सत्याग्रह का परिणाम यह निकल कर आया कि इस 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया और इसके साथ करों को भी 25% तक कम कर दिया गया। यह गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों में से एक था। यह चंपारण सत्याग्रह गांधी जी की भारत में प्रथम विजय साबित हुई थी और भविष्य में गांधी जी को भारत के एक बड़े नेता के रूप में खोलने का भी। तो इनका पहला, सबसे पहला आंदोलन कौन था? चंपारण का आंदोलन ही इनका पहला आंदोलन था। ठीक है। इस सत्याग्रह के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी गई और उसके बाद से उन्हें महात्मा गांधी के नाम से बुलाया जाने लगा। तो याद रखे रहिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको सत्याग्रह का उपाधि दिया था। कब दिया था? इसी आंदोलन के बाद। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम अच्छे समझ लेते हैं। ये हमारे देखिए NCERT बुक का ये फिगर दिया गया है, चंपारण में गांधी जी। ठीक है। देख लीजिए यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्योंकि यहाँ से जो हमारा TRE 1, TRE 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इसमें यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। चंपारण के किसानों को जमींदारों के चंगुल से मुक्त करने के लिए राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से चंपारण आने का आग्रह किया था। तो हमने ये भी उसमें बताया है। गांधी जी जब किसानों की समस्याओं को समझने के लिए चंपारण पहुँचे तो कमिश्नर ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन गांधी जी ने इसे मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद आगे हम देखते हैं, किसी भी दंड को भुगतने का फैसला किया। भारत सरकार गांधी जी को अब तक विद्रोही नहीं मानती थी और इस मुद्दे को तूल देना नहीं चाहती थी, अतः उसे स्थानीय प्रशासन को अपना आदेश वापस लेकर गांधी जी को चंपारण के गांव में जाने की छूट देने का निर्देश दिया गया। ठीक है। क्या हुआ? अंग्रेजों ने कोशिश किया कि ये वहाँ पे ना आए, कमीशन ने उन्हें वापस जाने का आदेश दिया, लेकिन तो गांधी जी बोले कि हम किसी भी दंड को भुगतने के लिए तैयार हैं। ठीक है। फिर आगे देखते हैं, गांधी जी अपने सहयोगियों, देखिए एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा था कि उनके साथ कौन कौन थे उनके सहयोगी। ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेताओं के साथ घूम घूम कर उनकी समस्याओं को जानने का प्रयास करते एवं बयान दर्ज करते थे। तो कौन कौन उनके साथ थे उनके सहयोगी? ब्रज किशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, JB कृपलानी एवं बिहार के स्थानीय नेता भी थे। ठीक है। यहाँ पे इसमें अब देखिए ये सब फिर हम लोग आगे पढ़े हैं। ठीक है। ये सब हम लोग पढ़े। मोतिहारी में अपने परिवेश पर कमीशन द्वारा पाबंदी लगाए जाने पे संबंधी, ये तो अभी हमने बताया है। ठीक है। फिर उसके बाद रॉलेट सत्याग्रह आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये सब हमारा
SCERT में दिया गया है। ठीक है, चलिए अभी हम आगे इसको अच्छे से पढ़ा देते हैं आप लोग को। गांधी जी का जो दूसरा आंदोलन था अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन 1918, इसको हम देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों से मिले और उनकी समस्याओं को ये समझे। कब? 1918 में। यहाँ का विवाद प्लेग एवं बोनस को लेकर था। जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक जो था बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया तथा गांधी जी ने मजदूरों के हड़ताल पर जाने को कहा और यह घोषणा की उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। तब मिल मालिकों ने यह मामला न्यायाधिकरण को सौंपने का फैसला किया। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया और गांधी जी का यह सत्याग्रह भी सफल रहा। देखिए वहाँ का ये फिगर दिया गया है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। तो वहाँ पे कितने % का बोनस मिला था? 35% का बोनस। उसके बाद इन्होंने किया खेड़ा आंदोलन। देखिए अहमदाबाद आंदोलन 1918 में, उसके बाद खेड़ा आंदोलन 1918 में हुआ था। इसके बाद उसी वर्ष 1918 में ही गांधी जी खेड़ा गुजरात में हो रहे किसानों के साथ अत्याचार के विरुद्ध, अंग्रेज़ों के यहाँ पर किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी उनसे करों की वसूली की जा रही थी। ठीक है, तो खेड़ा में क्या हो रहा था, वहाँ पे किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, फसल नष्ट हो गया था, उसके बाद ही उनसे करों की वसूली की जा रही थी। गांधी जी ने किसानों को लगान ना देने के लिए कहा। इस मामले की जांच के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लगान माफ़ कर देना चाहिए। गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका में किए गए उनके कार्य को लेकर वे भारत में काफ़ी चर्चित थे और इन आंदोलनों में भी सफलता पाते हुए भारत में बड़े नेता के रूप में जाने लगे। ठीक है, तो ये इनका था क्या, खेड़ा आंदोलन 1918 में। उसके बाद आया रोलेट एक्ट 1919। इसको हम लोग देखते हैं कि रोलेट एक्ट क्या था। इसको देखते हैं 1919 में जो आया था। जब 1918 में विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो उसके बाद ही 1919 में अंग्रेज़ों द्वारा रोलेट एक्ट को भारत में लाया गया, परंतु उस एक्ट में भारतीयों के लिए कोई अच्छी बात नहीं थी, जैसा गांधी जी ने और भारत के लोग सोच रहे थे। क्योंकि जैसे हमने ऊपर चर्चा किया कि गांधी जी भारतीयों को विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए अंग्रेज़ी सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन दे रहे थे, ताकि विश्व युद्ध के बाद अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छे कदम उठाएंगे। और पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये लोग रोलेट एक्ट लेते आए। रोलेट एक्ट में क्या लिखा था, बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून। मतलब बिना किसी अपील के, बिना किसी, मान लीजिए किसी को बिना अपील के ही गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको कोई वकील भी नहीं दिया जा सकता, ना ही उसका कोई दलील सुना जाएगा। ऐसा कानून बनाया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम, इतना हमको समझ में आ गया। फिर यहाँ से हम देखते हैं जलियांवाला बाग नरसंहार आया 1919 में हुआ। पंजाब के 2 लोकप्रिय नेता, कौन कौन थे लोकप्रिय नेता? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के बाद जनता का आक्रोश तेज हो गया, कई जगह हिंसाएं भी हुई। अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को शाम 5 बजे जलियांवाला बाग में विशाल सभा में रोलेट एक्ट, डॉक्टर सत्यपाल आदि बारे में भाषण चल रहा था तथा सैन्य अधिकारी जो था ब्रिगेडियर, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं डायर था, जनरल डायर जिसको कहा जाता है, ने फौज द्वारा क्या हुआ, भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इस घटनाकांड में लगभग 1500 लोग मारे गए। वैसे सरकारी आंकड़ों के अनुसार मारे गए लोगों की संख्या 379 और घायलों की संख्या 1200 बताई गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर था, जिसकी हत्या 1940 में उधम सिंह जी ने लंदन में कर दी। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ये 1900 से 1921 तक था। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हंटर कमेटी बैठाई थी। तो याद रखिए रहेगा, हंटर कमेटी का आयोजन क्यों किया गया था, हंटर कमेटी का स्थापना क्यों हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए। इसके अध्यक्ष थे GC हंटर थे। ठीक है, फिर उसके बाद शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922। इसको देखते हैं, तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो जो देखिए इसी समय खिलाफत आंदोलन 1919 से 1922 के बीच में, इसी बीच में खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। उस समय तुर्की के खलीफा कौन थे, अब यहाँ से देख लेते हैं, 1 मिनट हो जाए। हाँ, तो उस समय तुर्की के खलीफा को सारे विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। जो भी तुर्की के खलीफा होते थे, विश्व के मुसलमानों का धार्मिक गुरु उन्हीं को माना जाता था और उनके ऊपर अंग्रेज़ों द्वारा बुरा व्यवहार किया जा रहा था और अंग्रेज़ों को उनके साथ इस बुरे व्यवहार को लेकर भारत में मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन को शुरू कर दिया था। गांधी जी ने इस आंदोलन में सहयोग किया था, क्योंकि वो मुसलमानों को भी भारत के अंग्रेज़ों के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ना चाहते थे।
प्रारंभ में इस आंदोलन में नेतृत्व कर रहे थे अली बंधुओं द्वारा, जो थे शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है, द्वारा किया जा रहा था। परंतु बाद में इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी को दे दिया गया था, तो याद रखिए रहिएगा। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू हुआ 1920 में। तो अभी हम सब आंदोलन देख रहे हैं। फिर कौन सा शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में। इन सब घटनाओं को देखते हुए गांधी जी द्वारा अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया गया। यह गांधी जी का भारत में प्रथम सबसे बड़ा आंदोलन में से एक था। यह आंदोलन अहिंसक होना था, जिससे भारतीयों को अपने खिताबों का त्याग करना था। सरकारी शिक्षण संस्थान, सरकारी सेवा, विदेशी सामान और चुनाव का बहिष्कार करना था। अतः करों का भुगतान करने से इनकार करना था। इसमें क्या हुआ? गांधी जी ने अपने केसरी हिंद की उपाधि वापस किया, त्याग दी। जो उन्हें 1915 में मिला था, इन्होंने अपने केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी, याद रखिएगा। उसके बाद चौरी चौरा कांड हुआ 5 फरवरी 1922 को। इसको हम देख लेते हैं। यहाँ से हम देखते हैं जो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर किसानों के एक जुलूस पर पुलिस वालों द्वारा गोली चलाने पर भीड़ ने थाने को जला दिया, जिससे 22 पुलिसकर्मी क्या हुआ? मारे गए। इस घटना के बाद गांधी जी ने इस असहयोग आंदोलन को हिंसात्मक होते हुए देख इसको समाप्त करने का निर्णय क्या हुआ कि जब ये चौरी चौरा कांड हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों पर क्या हुआ कि जो वहाँ की जनता थी उन्होंने क्या लगा दिया, इसमें आग लगा दिया, थाने को पूरा जला दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। तो इसके बाद यह हिंसात्मक होते हुए क्या किए इन्होंने, गांधी जी ने जो देखा इसको समाप्त करने का निर्णय लिया, जो उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। परंतु इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की आलोचना हुई। बहुत भारतीय नेताओं ने की, जैसे सुभाष चंद्र बोस द्वारा इस फैसले को राष्ट्रीय संकट कहा गया। इसके साथ कई नेताओं जैसे चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू आदि ने इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने के फैसले की भी आलोचना की थी। तो देखिए वहाँ का ये फिगर दिया गया है, यहाँ देख लीजिए। परंतु गांधी जी ने भी अपने इस फैसले पर डटे रहे थे और बाद में सबने इस फैसले को स्वीकार कर लिया था। उसके बाद होता है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में। इसको हम लोग देख लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? 1923 में। इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं थे, और ऐसे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू थे जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे। उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। 1923 में किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, क्योंकि ये जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं होते थे, ठीक है। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया 1928 में। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। साइमन कमीशन 1928। साइमन कमीशन 1928 में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए यह भारत आया था। भारतीय संवैधानिक सुधारों को देखने के लिए साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। साइमन कमीशन जो था, इसमें सर जॉन साइमन ने इसका नेतृत्व किया, जिसमें 7 अंग्रेज सदस्य और इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। भारतीयों ने इस अपमान के रूप में देखा, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ अंग्रेज हमारे भाग का निर्धारण नहीं कर सकते, इसलिए इस आयोग का क्या किया गया? बहिष्कार किया गया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहाँ इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो साइमन गो बैक का नारा दिया गया, ठीक है, कि साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज के कारण ही कुछ दिनों के बाद लाला जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद चला सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको याद रखिए रहिएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आया था? 1930 से 1934 के बीच में चलाया गया। यह आंदोलन गांधी जी का असहयोग आंदोलन के बाद दूसरा सबसे बड़ा आंदोलन साबित हुआ। यह आंदोलन 1930 से लेकर 1934 तक चला, परंतु कुछ कारणों की वजह से इस आंदोलन के समय काल के बीच में एक ऐसा समय था जिसमें यह आंदोलन नहीं चला था। इसका तात्पर्य यह है कि 1930 से 1934 तक यह आंदोलन 2 चरणों में चला। पहला चरण जो था 1930 से लेकर 1931 तक चला। दूसरा चरण 1932 से लेकर 1934। तो ये भी याद रखी रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत लोगों की मांगों को स्वीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने हेतु असहयोग आंदोलन का एक रूप था। तो ये भी याद रखी रहिएगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? 1930 से 1934। यह 2 चरणों में चला, 1930 से 1931 और 1932 से 1934। फिर हम देख लेते हैं इसी में दांडी मार्च। दांडी मार्च से भी क्वेश्चन आया हुआ है टीआरए में, तो ये भी याद रख लीजिएगा। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट।
यहाँ पे हम देखते हैं तो दांडी मार्च जब से शुरू हुआ 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। ठीक है, तो इसका डेट याद रखी रहेगा। 1930 में गांधी जी ने उस समय भारत में वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष 11 सूत्री मांगें रखी। इन 11 सूत्री मांगों में भारतीय को कैद से छोड़ने, सेना का खर्च कम करने आदि मांगे थी। लॉर्ड इरविन के द्वारा गांधी जी की 11 सूत्री मांगों के ऊपर कोई कदम नहीं उठाए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने इसका विरोध किया। तो एग्जाम में पूछ सकता है 11 सूत्री मांगें किसने रखी थी, तो महात्मा गांधी ने रखी थी इरविन के समक्ष। ठीक है, इस विरोध के आंदोलन में करने का निर्णय लिया गया और दांडी मार्च करने का घोषणा कर दिया गया। दांडी मार्च को गांधी जी द्वारा नमक कर के विरोध में चलाया गया था और इसके साथ साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरू करने के लिए भी इस दांडी मार्च को चलाया गया था। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ और 6 अप्रैल 1930 तक चला। यह दांडी मार्च जो था साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक की यह यात्रा थी। साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक का यह यात्रा था। यह गुजरात तक चलाया गया। इसे गांधी जी ने के साथ साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। तो याद रखिए रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। कुल कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगियों ने भाग लिया था और इसकी दूरी 241 मील की थी। तो यहाँ से हमारा 2 इंपॉर्टेंट चीज़ आ गया। कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे और कितने मील चलना था? 241 मील की यह यात्रा थी। शुरुआत में तो गांधी जी के साथ सिर्फ यह 78 सहयोगी दांडी मार्च के लिए निकले थे, परंतु दांडी पहुँचते पहुँचते बहुत सारे लोग इस दांडी मार्च में जुड़ते चले गए और यह संख्या लाखों में पहुँच गई थी। देखिए, ये दांडी मार्च का ये पिक यहाँ पे है। ठीक है, दांडी पहुंचकर गांधी जी द्वारा वहाँ नमक उठाकर इस नम करके कानून का विरोध किया गया और यह दांडी मार्च बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा, जिसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना मुसोलिनी के रोम मार्च और नेपोलियन के पेरिस मार्च से की थी। इतना याद रखिए। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन देखते हैं, जो 1930 से 1932 के बीच में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके बारे में हम देखते हैं। तो 1930 से 1932 तक अंग्रेज़ों द्वारा कुछ सम्मेलन का आयोजन किया गया। ब्रिटेन में ये करवाया गया था ताकि भारत के विभिन्न दल उन सम्मेलनों में अपनी बातें उनके समक्ष रखें और इन्हें गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाता था। इस क्रम में 1930 से 1932 तक अंग्रेज़ों द्वारा 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में करवाया गया, जिसमें प्रतिवर्ष एक गोलमेज सम्मेलन हुआ करता था। गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। याद रखिए रहिएगा, गांधी जी किस में भाग लिए थे? केवल दूसरे वाले में। उसके बाद हम अंबेडकर जो थे वो तीनों में भाग लिए थे। उसके बाद गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन से लॉर्ड इरविन को बहुत परेशानी हुई, जिसकी वजह से उन्होंने गांधी जी के साथ एक समझौता किया था। यह गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये इसका डेट याद रखी रहेगा। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में हुआ। फिर पूना पैक्ट समझौता 1932 में हुआ। यह पूना पैक्ट गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच पूना क्षेत्र की एरवदा सेंट्रल जेल में हुआ था। तो पूना पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। ये पूना के एरवदा जेल में हुआ था। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में चलाया गया। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई थी और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश की जा रही थी कि भारतीयों को पहले की तरह इस बार भी अंग्रेज सेना में ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती किया जाए और दूसरे युद्ध की लड़ाई के लिए भेजा जाए। बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल भी भारत आए जो भारतीयों को अंग्रेज़ों को विश्व युद्ध में मदद करने का प्रोत्साहन दे रहे थे, परंतु जैसा धोखा अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के साथ किया था, वैसा धोखा वे इस बार कर सकते थे और यह बात भारतीयों को इस बार समझ आ चुकी थी। इसीलिए इन्होंने क्या किया? पूरी तरह से अंग्रेज़ों की इस दूसरे विश्व युद्ध में कोई मदद नहीं करना चाहते थे। इस क्रम में ब्रिटेन से क्रिप्स मिशन भी भारत आया और ये भारत में अंग्रेज़ों को लेकर पूर्णतः असफल रहे, क्योंकि अब भारतीयों को अपने हितों का ज्ञान अच्छे से हो गया था। और ये जो क्रिप्स मिशन आया था, गांधी जी द्वारा इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा गया। याद रखे रहिएगा, क्या कहा गया? पोस्ट डेटेड चेक। उसके बाद देखिए, यहाँ से हम देखते हैं कि 1942 में ये भारत छोड़ो आंदोलन भी शुरू किया गया। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश थी कि इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन की दूसरी पक्ष के आंदोलन में खूब सहयोग किया गया और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई बनी। फिर 1947 आ जाता है। 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटेबेटन भारत आया और 2 महीने की वार्ता के पश्चात लॉर्ड माउंटेबेटन ने इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है।
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, लॉर्ड माउंटेनमैन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान को 2 अलग देश बना दिया गया। अतः 30 जनवरी 1948 को बिरला हाउस से शाम की प्रार्थना के दौरान नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लास्ट में याद रखी रहेगा कब किया था, 30 जनवरी 1948 को, ठीक है। नाथूराम गोडसे ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी। देखिए यहाँ से जो हम पढ़े हैं गांधी जी के अकॉर्डिंग पढ़े कि गांधी जी के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये गांधी युग चढ़ा था, ठीक है। और इसके बारे में और अब जो हम डीपली पढ़ेंगे, जो हमारा यहाँ पे बिहार में और भी डीपली पूछता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इसको पढ़ते रहिएगा। बाकी का इससे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हम ऑब्जेक्टिव वाला पूरा करा देंगे आप लोग को। ये सब पूरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। टोटल 1 मिनट देख लेते कितना क्वेश्चन है, 1 मिनट। स्वराज पार्टी की स्थापना, तो ये हमारा 50 क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर से है। ओके।